जी आप स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था ना, आज उसका सेकंड डे है। हमारा टॉपिक था कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंट जो है उसके बारे में मैं बात कर रही थी कि डिफरेंट स्टेज पे किन किन की डेफिशिएंट की वजह से वुमेन्स के अंदर काफी चेंजिंग आती है। तो कल हमने बात की थी टोटल के ऊपर, फिर उसके बाद हमने बात की थी टीन एज के ऊपर, टीन गर्ल्स के बारे में। साथ ही हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एज, लाइक हम जैसी यंग गर्ल्स जिस तरह होगी या फिर जो मैरिड होती है उनकी हमने बात की थी। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था उनकी कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी उनको अक्सर देखी जाती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, काफी मतलब उनमें ना ये कॉमन चीजें देखी गई थी जिनमें काफी कुछ ना मतलब नजर आ रहा था। अब जो मैंने कल बताया था वो ये था कि आयरन और फ्लेट की, जो हमने कल डिस्कस किया था वो ये था, आयरन और फ्लेट की कमी जब होती है तो उससे क्या क्या मसले बनते हैं, और उसके सोर्सेस मैंने बताए थे कि उसके सोर्सेस कहाँ पे होते हैं। अब जो मैं आज डिस्कस करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, लैक्टेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उससे पहले हमारे दो पॉइंट्स रह गए थे, विटामिन डी और कैल्शियम रिप्रोडक्टिव एज के ऊपर। अब जो चूंकि हम बात करेंगे विटामिन डी और कैल्शियम, बिकॉज ये एक कह लें बहन भाई की तरह है, दोनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं पाकिस्तानी वुमेन के अंदर देखा जाए तो 65 to 75% जो है ना, वो वुमेन्स जो है वो विटामिन डी की शिकार है। वो क्यों शिकार है, वो उनको अच्छे से पता नहीं है हमने क्या खाना है, क्या किस तरह खाना है, किस टाइम पे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, ये इनको नहीं पता। खासकर जो यूनी की गर्ल्स होगी या फिर जो कॉलेज लाइफ की गर्ल्स होगी है, वो सिर्फ जंक फूड पे डिपेंड हो जाती हैं या फिर डाइनिंग पे डिपेंड हो जाती हैं। उनको नहीं पता चलता हमने कौन कौन सी चीजें खानी है। और उनमें अक्सर देखा जाता है वो घुटनों को लेके बैठी होती हैं, वो कमर को लेके बैठी होती हैं, वो बाजू को लेके बैठी हैं, थोड़ा सा चलती हैं तो गिरने वाली उनकी हालत होती है। ये किन वजह से होती है, जो मैंने अक्सर अपने पेशेंट्स में भी देखा है, और वैसे भी ओवरऑल में अगर बात करूँ तो विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन डी चूंकि एक बहुत अच्छा सोर्स है, इससे हम योगर्ट से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं। अगर किसी को मिल्क डेयरी प्रोडक्ट उससे नहीं मतलब लिया जा रहा या नहीं कंज्यूम किया जा रहा, तो आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड फूड आए हुए हैं। उसके अलावा मेरी अपनी खुद की जो प्रोडक्ट है वो वाइटर कोर प्रोडक्ट है। उसमें जो मेन मेरा मकसद है वो यही है, बोन्स को हेल्थ करे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करे और एनर्जी प्रोवाइड करे। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उससे क्या होता है। कैल्शियम की बात है, जाहिर सी बात है, अगर वो कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस का काफी मसला बन जाता है। उनमें इनएडिक्वेट की वजह से, सनलाइट एक्सपोजर की वजह से, डाइट में बहुत ज्यादा उनके मसले शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल उनकी बोन हेल्थ वीक हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनका वेट गेन होना भी शुरू हो जाता है। तो किन वजह से, अगर ये कैल्शियम नहीं अब्जॉर्ब हो रही प्रॉपर से, अब विटामिन डी नहीं मिल रही, फोलेट नहीं मिल रहा, आयरन नहीं मिल रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो किसकी तरफ चली जाती हैं, डेफिशिएंट की तरफ चली जाती हैं, जिनकी वजह से या तो वो ओवरवेट हो जाती हैं, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और या फिर वो कंसीव नहीं कर पाती। उसके बाद सेकंड बात करूंगी मैं मैग्नीशियम और जिंक की। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैग्नीशियम और जिंक का, क्योंकि इनका ना आपस में रिश्ता भी बड़ा अच्छा है। अगर जिंक की कमी है ना, कोई इसको देखता नहीं है। जिंक की अगर कमी होती है ना तो ऑटोमेटिकली ही है वो मैग्नीशियम की कमी शुरू होती है। क्यों, वो इस वजह से होती है क्योंकि ये मसल्स को सपोर्ट करता है, नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है। अब फर्ज करें अगर आप कहीं जा रही हैं तो आपका मूड नहीं अच्छा, आपकी हेल्थ नहीं अच्छी, तो आप उस चिड़चिड़ापन और इस तरह के मूड स्विंग्स काफी आते हैं। किस वजह से आते हैं, बहुत कम डाइटिशियंस इस बात को गौर करती हैं। वो इस वजह से होती है, उनकी जिंक और मैग्नीशियम की कमी होती है। अब उसको ओवरऑल जब वो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर तो वो क्या होता है, एक आपकी एनर्जी खराब हो जाती है, लाइक जिस तरह आप एक्टिव होते हो वैसे एक्टिव नहीं होते। स्लीप साइकिल आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अक्सर मैंने खवातीन को देखा है वो कह रही है कि हमें तो नींद ही नहीं आती, हम तो पिल्स यूज करती हैं नींद के लिए, या फिर हम इस तरह की एक्टिविटी यूज करती हैं कि सारी सारी रात हम जागती हैं, वो इस तरह करती हैं। उनको असल में मैग्नीशियम और जिंक की कमी होती है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रही होती हैं। लाइक उनको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, मैग्नीशियम और जिंक का बताया जाए, उनको हेल्दी स्नैक्स बताए जाए, जिस तरह नट्स हो गए और इस तरह स्पिनिच वगैरह होगी, होल ग्रेन्स हो गए, तो अच्छे तरीके से वो इस चीज को दूर करती हैं। अब सेकंड जो है, चूंकि मैं रिप्रोडक्टिव एज की बात कर रही हूँ, तो उसमें साइकिल जो हमारा होता है, पीरियड साइकिल, वो भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब वो इसी वजह से ही होता है, मैग्नीशियम और जिंक की वजह से। क्योंकि उनमें क्रैम्प्स आते हैं, उनमें वो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, फिर जो के बाद में पीसीओएस की तरफ ले जाते हैं, काफी डिजीज ऐसी हैं जिनकी तरफ वो ले जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। अगर हम स्टार्ट से ही अवेयरनेस होगी हमें इस चीज की, हमें खुद को पता होगा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को भी ले डाउन करेंगे, इसको भी ओवरकम करेंगे।
तो इसलिए मेरा ख्याल यही है कि आप मैग्नीशियम और जिंक पे ज्यादा फोकस दें। अपनी डाइट में ऐसे ऑप्शन चूज करें जो आपको ओवरऑल सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हो। उसके बाद हम बात करते हैं, जो मेजर है पॉइंट वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो है, जाहिर सी बात है, एक बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, ये बच्चे ने उस चीज को लेना होता है। अब जब माँ में ही ये कमियां महसूस होंगी, तो वो ओवरऑल बच्चे में क्या मतलब जाएगा। आप कहते हैं ना कि लाइक एक हेल्दी वुमेन, वो क्यों कहते हैं खुश रहना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ये भी खाओ वो भी खाओ, इस तरह खाओ इस तरीके से खाओ। हमने अक्सर सुना है अपने बड़ों से। तो वो इस वजह से कह रही होती है कि लाइक जो माँ खाएगी वो ही बच्चे को लगेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप में आयरन की कमी है, फोलेट की कमी है, तो वो किसकी तरफ जाएंगी, या तो मिसकैरेज होगा या फिर उसकी लो बर्थ वेट होगा। तो ये इस तरह के सीन्स देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर जो प्रेगनेंसी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। 52% जो है प्रेग्नेंट वुमेन वो पाकिस्तान के अंदर अनेमिक है। अक्सर हम जाती हैं चेकअप के लिए, सीबीसी के लिए, तो यही कह रही हैं कि हमारी एचपी नहीं पूरी हो रही है, हमारा खून लेवल जो है या तो थिक है या थिन है, और या तो बहुत ही कम है। ये तो एक आम सी बात है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास है जो आपको सबसे पहले यही कहेगा कि अपनी खुराक बेहतर करो। उससे ये होता है कि आपका आयरन लेवल बहुत कम होता है, बिकॉज आप साइकिल में एक चल रहे होते हो ना। तो साइकिल में हर चीज को देखना पड़ता है। उसके बाद अगर इसके आयरन की कमी होती है तो उससे क्या होता है, एक तो इम्पैक्ट जो है फटीग, हर वक्त थकावट रहती है। उसकी तरफ कॉम्प्लिकेशन इस तरह आती है, लाइक थायराइड का भी बहुत दफा इशू हो जाता है, फॉलिक एसिड का भी इशू हो जाता है, हर चीज का होता है, जिसकी वजह वो माँ तो, अक्सर मैंने देखा है माँ तो रहती नहीं है, वो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली वो आगे नहीं चल पाता, लाइक ग्रोथ की तरफ नहीं जाता। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ये है कि पेरेंटल आयरन है, आप उनकी आईवी ड्रिप्स वगैरह भी है, वैसे भी आयरन आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप में बहुत ज्यादा कमी है। उसके बाद फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है, ये तो हर एक लड़की हर एज में ले सकती है। आजकल मार्केट में काफी अच्छे सप्लीमेंट्स, अगर आप हाई लेवल के सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते तो आप इस तरह के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी के साथ है आयोडीन। जब इसकी प्रेगनेंसी में मतलब काफी ज्यादा इसके चांसेस मैंने देखे हैं। सबसे पहले ये है आयोडीन का, मैं इसलिए पहले जिक्र करूंगी, लाइक अगर आपको पहले से आयोडीन की कमी है, पर इसके एक मदर को कमी है, ठीक है। अब जब उसने कंसीव कर लिया है, वो अपनी जनरेशन को आगे लेके जा रही है, तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन पैदा होंगी, वो चिड़चिड़ापन आएगा, और उसको चांसेस है उसको थायराइड होगा। थायराइड में ये भी हो सकता है कि लाइक उसको स्पीड थायराइड हो जाए, उसके टीसीएच जो होते हैं हार्मोन्स वो काफी इंक्रीज कर दें, जिसकी वजह से वो ग्राइटर भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट सिम्टम्स भी उसको हो सकते हैं। उसका गला बैठ सकता है, या फिर उसकी अब्जॉर्प्शन सही सही नहीं होगी। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का ये ग्लैंड है, जो कि ये थायराइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे टेस्ट वो डॉक्टर्स क्यों कहती है करवाने चाहिए, ताकि हम अगर अपनी जनरेशन आगे लेके जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट पता हो कि हमारे अंदर ये चीज मौजूद है, उसको ओवरकम करके हम कैसे आगे चल सकते हैं। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रिशियंस। अब फर्ज करें आपका हर एक चीज कवर हो गई है, हर चीज आप मराहल से गुजर चुकी हैं, उसके बाद अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ है, अक्सर खवातीन तो वो करवाती ही नहीं है। वो क्यों नहीं करवाती, हमें ये अच्छा नहीं लगता, वो क्यों नहीं करवाती, सब देख रहे होते हैं। वो इसलिए भी नहीं करवाती कि लोग क्या सोचेंगे, मतलब साइकिल में मेंटल ऐसी हेल्थ उनकी बन जाती है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, इवन डॉक्टर्स भी उनको गाइड करे ना, तो वो बस उनके सामने दिखावा कर रही होती है कि हम ये करवा रही हैं, लेकिन वो असल में नहीं करवा रही होती। जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बच्चे को जाएंगे तो बच्चा हेल्दी होगा आपके साथ। लेकिन उसमें कमी ये ही पाई जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के इलेक्ट्रिशियंस के दौरान, के न्यूट्रिएंट्स ना काफी स्टोर्स होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उनके मरहले ना मतलब खराब होने शुरू हो जाते हैं। और उसमें क्या देखा गया है, विटामिन ए की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, जो कि पोस्ट डिलीवरी की तरफ ना ले जाती है ये सारी चीजें। इसलिए हाइड्रेशन जरूरी है, बैलेंस मील बैलेंस डाइट वो जरूरी होती है लैक्टेशन के दौरान। यहाँ पे मैं बात करूंगी प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। अब मैंने हर लिहाज से हर स्टेज को मैंने डिस्कस किया है। जो हमारा ये टॉपिक है वो प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज की तरफ भी लेके जाता है, कि लाइक अब हमने एज की उसकी बात कर ली, टीन्स की बात कर ली, रिप्रोडक्टिव एज की बात कर ली, मदर की बात कर ली, इलेक्ट्रिशियंस की बात कर ली, ओवरऑल हमारी ओल्डर वुमेन्स भी तो रहती है ना, उनमें क्या इफेक्ट होते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे जो बुजुर्ग है या हमारी जो अम्मा है या दादियां हैं, उनमें ये काफी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन आजकल जो जनरेशन चल रही है, जिस हिसाब से फूड की कमी है, फूड की डाइवर्सिटी नहीं है, या फिर इतना उनको नॉलेज नहीं है, मेरे ख्याल से 20 to 25 एज की भी लड़कियां जो है ना वो इस चीज से गुजर रही हैं। प्री मेनोपॉज वो होती है जिसमें एस्ट्रोजन लेवल आपका कम होना शुरू हो जाता है, हार्मोन चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उसके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो वो एक पीरियड की तरफ चलते हैं।
उसमें प्री मेनोपॉज हम कहते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट की वजह से भी ये हो सकता है, और ओवरऑल आपकी एक स्टेज होती है लाइक 40 to 50, उस लिहाज से भी होता है। पोस्ट मेनोपॉज वो होते हैं कि लाइक प्री मेनोपॉज वो है जो इरेगुलर एस्ट्रोजन लेवल की कमी से हो, लेकिन पोस्ट मेनोपॉज वो एक टाइम पीरियड होता है, एक 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स का आप कह सकते हैं, जब तक आपको वो पीरियड्स जो है वो नहीं होते। तो उसको हम कह देते हैं कि पोस्ट मेनोपॉज। लाइक जिस तरह हमारी दादी है, और हम अगर मैं अपनी एज का और अपनी अपनी दादी का कंपैरिजन करूं, तो मेरी एज जो है वो भी प्री मोस्ट में नहीं जा रही, लेकिन वो जो उनकी है वो जा रही है। तो ये एक है। एक बार मेरी कॉल जो है वो कर लूँ, फिर मैं दोबारा। डॉक्टर रीज, आपका माइक ऑफ हो गया मेरे ख्याल में। आपकी ना आवाज अब नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, वो ना असल में एक कॉल आ गई थी, तो इस वजह से ओके वो ओके। म्यूट। तो अच्छा, मैं बात ठीक कर है, रही कोई थी बात नहीं। मेनोपॉज की और पोस्ट मेनोपॉज की। उसके बाद हम जानते हैं कि प्री मेनोपॉज में होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स की क्या कमी की वजह से ये सारा मसला होता है, और पोस्ट मेनोपॉज में जिस तरह मैंने बात की है कि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्लाइन होता है, उससे बोन लॉस होनी ज्यादा शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला ज्यादा बनता है, उसमें ऑस्टियोनेशिया ज्यादा हो जाता है। उसके बाद जाहिर सी बात है, आप एज के साथ साथ आपकी खुराक बहुत कम होती है, लाइक आप उस तरीके से नहीं खाते जिस तरह आप रिप्रोडक्टिव एज में खा रहे होते हो। उससे स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और जितने न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड है वो हम उससे भी कम कर देते हैं। अभी के इस स्टेज में ज्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज आप इतना चलते नहीं हो, आप मतलब इतनी वो एक्टिविटी, उस तरह का लाइफस्टाइल नहीं आपका होता जिस तरह वो आपकी पिछली स्टेज में होता है। तो इस वजह से जो डिप्लेशन होती है वो कैल्शियम की होनी शुरू हो जाती है, विटामिन डी की होती है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा होती है। लाइक मसल्स जो आपने गेन किए होते हैं वो एक स्टेज पे आके आपके लूज होना शुरू हो जाते हैं, अगर आप उसको ओवरकम नहीं करते। अब जो कॉमन डेफिशिएंट हमने देखी है वो न्यूट्रिएंट्स की, वो ओल्डर वुमेन में कौन सी होती है, कैल्शियम की है, कैल्शियम और विटामिन डी की, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसका मैंने बताया है। B12 B6 नहीं हम लेते, तो उससे हमारा ब्रेन फंक्शन वो काम करना छोड़ देता है। लाइक एक स्टेज होती है ना, हमने अक्सर देखा है डमेंशिया हो जाता है पीपल्स को, या फिर हम अपने घर में ही देखें तो उनको वो बात जो है वो थोड़ी ऊंची सुनाई देती है, या फिर इस तरीके से उनको बताना पड़ता है कि नहीं, हमने ये काम इस तरह किया है, और वो थोड़े से चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। ये सारे जो मसले हैं ये इन्हीं वजह से होते हैं। अगर हम उनको प्रोटीन वाली डाइट और इन न्यूट्रिएंट्स वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाली डाइट प्रोवाइड करेंगे, तो ओवरकम हम कर सकते हैं इस चीज को। उसके बाद है कि कुछ मैं डाइटरी गाइडलाइंस लेके आई हूँ हर एक औरत के लिए, और ओल्डर वुमेन के लिए स्पेशल मैं लेके आई हूँ, जिसमें 3 सर्विंग्स ऑफ कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए। लाइक उसमें आपकी जो मिकदार है वो 3 सर्विंग तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद है आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और मतलब जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स, जिस तरह वो वजन उठाने वाली चीजें, ये कुछ तरह वाली होती है, मतलब अपनी उसके लिहाज से, अपने मेटाबॉलिज्म के लिहाज से आपको वो चीजें जरूरी है। अक्सर आपने देखा है, पाकिस्तान के अलावा हम बात करूं मैं, चाइना में, कोरिया में आजकल, क्योंकि इनका काफी ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, इनकी स्किन केयर भी काफी यूज हो रही है, तो मैं इसलिए उसका मतलब लेके चाह रही हूँ। उनमें आपने देखा है यंग जो 50 ओल्ड वाली पीपल्स होती हैं, ये वुमेन्स होती हैं, वो वॉक कर रही होती हैं, वो जिम जा रही होती हैं, वो अपने आप को इस तरह मेंटेन करती हैं, वो लगती ही नहीं है। वो क्यों नहीं लगती? बिकॉज उन वो बैलेंस डाइट यूज करती हैं, प्रोटीन यूज करती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और सबसे बड़ी बात वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, वो घर नहीं बैठी रहती। लाइक अगर हम मेरे घर में मेरा कोई बड़ा है, तो मैं उसको यही गाइड करूंगी कि नहीं अम्मी, आप 5 मिनट आज चलें, फिर 10 मिनट चलें, फिर 15 मिनट चलें, ताकि आपको एक रूटीन बिल्ड हो आपकी, और आपके जितने भी मसल्स वगैरह लॉस हो रहे हैं, ये कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की है, कोई भी कमी है, तो वो आपकी एटलीस्ट वो स्ट्रेंथ के हिसाब से बिल्कुल सही रहे। बिकॉज अगर हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमने वो जिंदगी भी तो गुजारनी है ना, बजाय इसके कि हम इसी जगह पे बैठे रहे। इसलिए हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान डाटा की, तो उसमें एनीमिया के जो पर्सन पाई गए हैं ना, या वुमेन्स पाई गई हैं, वो 41% तक वुमेन्स जो है वो पाई गई हैं। अब ये इनका जो हाई रिस्क है वो रूरल पे ज्यादा है और अर्बन एरिया में कम है।
और इनके जो मेजर केस देखे गए हैं एनीमिया के, वो इस वजह से है, एक तो उनको आयरन डेफिशिएंट है और दूसरा उनकी डाइट बहुत पुअर है। उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको इतनी गाइडलाइंस नहीं बताई गई कि अगर आप डेली का एक अंडा या डेली की एक कोई चीज हेल्दी जो स्नैक्स ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं तो काफी इफेक्ट देते हैं। और उसके बाद विटामिन डी और कैल्शियम की बात करें तो 80% वुमेन्स हैं जिसमें टीन एज भी शामिल है, वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। मेरे पास काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं लाइक जिनमें गर्ल्स हैं, ऑफिस वर्क वाले जो गर्ल्स हैं, वो विटामिन डी की कमी की शिकार है और वो टैबलेट्स ले रही हैं, वो मतलब सप्लीमेंट यूज कर रही हैं। अल्टरनेट उनको मैंने उन चीज से हटाकर इस चीज पे लेके आई हूँ कि आप जो स्नैक्स चूज कर रही हैं या डाइनिंग कहीं पे कर रही हैं तो वो वाली चीजें कंज्यूम करें जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। उसके बाद जो कैल्शियम है वो 55% तक जो है वो मतलब कि रिकमेंडेड जो होती है उससे भी कम वो कंज्यूम कर रही है। अक्सर हम आम देख रहे हैं तो वो दूध नहीं कंज्यूम कर रही, मिल्क वो योगर्ट नहीं इस्तेमाल कर रही, लाइक डेयरी मिल्क जो है वो यूज नहीं करी। और अगर हम बिग सिटीज की बात करें, वहां पे तो सही बात है दूध सही से मिलता ही नहीं है। तो वो क्या चीज यूज ऐसी करें जिससे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हो और उनको दूसरे भी यूज करें, वो अपनी कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अल्टरनेट सोर्सेज भी हैं, कैल्शियम आप मोरिंगा से ले सकते हैं, अश्वगंधा से ले सकते हैं। काफी अब तो फोर्टिफिकेशन भी काफी हो चुकी है काफी चीजों की, जिससे आप मतलब हर एक चीज यूज कर सकते हैं। ऑयल्स की हुई है, मिल्क की हुई है। उसके बाद है जिंक। जिंक 25 to 30% तक जो है वो जिंक की कमी है। फोलेट की 18 to 20% है। अब जो आयोडीन है वो स्टेज टू स्टेज होता है, लाइक उसमें ये चीज नहीं है कि सिर्फ एक एज के ग्रुप को हो सकता है। आयोडीन की कमी की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा शिकार है इस चीज का, आपने एड्स में भी देखा है वैसे भी देखा है, बहुत शिकार है इस चीज का। उनका जो मेन वो है ब्रेन, वो वर्क नहीं सही तरीके से कर रहा, उनकी वो इम्यून सिस्टम वो इस तरीके से बिल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन और मरासमस इस तरह की चीजों की तरफ वो आ रहे हैं। अब जो हमें चूज करना है वो क्या है? पहली बात ये कि पाकिस्तान में व्हीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन जो है वो उस चीज से आ रही है, आयरन की हो रही है, फोलेट की हो रही है, इसके साथ साथ विटामिन डी की भी हो रही है। तो हमें जो है, मैंने जिस आपको पहले बताया, अगर आप इन चीजों को कोई चीज से गुजर रहे हैं तो आपने इसको ओवरकम करने के लिए आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स में इसलिए रिकमेंड नहीं ज्यादा करती बिकॉज आप इन चीजों को घर में बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। आप राइस एंड वाटर यूज करके अपनी ये विटामिन डी आयरन को कम कर सकते हैं। आप इसके अलावा काफी ऐसी चीजें हैं जिसको आप घर में ही यूज करके आपके बजट के अंदर रह के आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप मार्केट वाले सप्लीमेंट्स लेंगे वो भी स्टमक से गुजर के जाएंगे और वो होती मेडिसिन है। और मेडिसिन आपके स्टमक को भी डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है आपका लीवर डिस्टर्ब होगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। काफी मार्केट में पीसीओएस के नेम से, मतलब कि मैं किसी का स्पेसिफिक नहीं लेना चाह रही, लेकिन ये कि पीसीओएस के नेम से काफी चीजें हैं, लेकिन वो उतने तरीके से रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करते जो कि एक एज अ डाइटिशियन एक घर से या फिर एक उन चीजों को कवर करके करती है। उसके बाद आ जाती है कम्युनिटी और एजुकेशन इनिशिएटिव। अब हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आप मेरा आज ये सेशन सुन रहे हो तो आप अपने घर में जाके बताओ, अपनी बहनों को, वाइफ्स को, अपनी मदर्स को बताओ कि ये चीज अगर हम यूज करेंगे तो इससे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल्स में बताओ। फिर जो प्रैक्टिकल फूड चॉइसेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, लाइक हर स्टेज में आप यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट रिच फूड चूज करें आप जिसमें लेंटिल्स हो, डेयरी हो, एग्स हो, वेजिटेबल्स हो। और अगर आप डाइनिंग भी कर रहे हैं तो डाइनिंग उन चीजों वाली उस प्लेस में जाके करें या फिर उन चीजों को चूज करें जिसमें एटलीस्ट आपको हर एक पोर्शन हो कार्ब्स का, प्रोटीन का और फैट का मौजूद हो। लाइक अगर आप पिज्जा भी खाना जा रहे हैं तो उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आप लेमन वाटर यूज कर सकते हैं, आप कुछ और इस तरह की चीजें कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपको बॉडी को इफेक्ट भी ना हो, आपका टेस्ट भी बरकरार रहे और आप हेल्दी चूज करो। अब उसके बाद है लिमिट शुगर ड्रिंक्स, वो हर एज में करनी चाहिए। और उसके बाद प्रोसेस स्नैक्स वगैरह इस तरह की चीजें ये बिल्कुल नहीं यूज करनी चाहिए। अगर आपने चूज करने भी हैं स्नैक्स तो घर में कंज्यूम करें, घर में बना के होममेड बना के फिर उसको कंज्यूम करें। उसके बाद ये कुछ समरी है, एडोलेसेंस में किस चीज की कमी थी वो भी यहाँ पे मेंशन है। रिप्रोडक्टिव एज में किस चीज की कमी थी वो भी यहाँ पे है। प्रेगनेंसी में, पोस्ट मेनोपॉज में, ये सारी तकरीबन यहाँ पे मेंशन है। आप देख सकते हैं इस चीज को कि हर एक स्टेज में किस तरह डिफरेंट डिफरेंट आई है। उसके बाद की टेक वेस्ट, लाइक हमें जो है एक चाबी वो किस चीज की है और हमें क्या करना चाहिए। वुमेन न्यूट्रिशन जो है इम्पेक्ट करती है जनरेशन टू जनरेशन।
उसके बाद जितनी जल्दी आपको इस चीज का पता चलेगा, अर्ली इंटरवेंशंस होगी, काउंसलिंग होगी, उस चीज उतनी जल्दी आप जिस तरह की मैंने आपको बताया ऑस्टियोप्रोसिस हो गया, गोइटर हो गया और डिफरेंट है, उन क्रोनिक डिजीज से आप बच सकते हैं। आपने चूज क्या करना है, बैलेंस डाइट हो आपकी। अगर सप्लीमेंटेशन पे या फिर कोई आपको मर्ज है, लाइक जिस तरह डायबिटीज है, ये कोई और चीज है, उस चीज को आप मद्देनजर रख सकते हैं, उस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट को यूज करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ मिलेगी। लॉन्ग टर्म हेल्थ आप देख सकते हैं चाइना के, कोरिया के, जापानीज के, डिफरेंट कंट्रीज के। लेकिन पाकिस्तान में काउंसलिंग चूंकि इतनी नहीं है, तो हम जैसी भी हैं डाइटिशियंस जो आपको गाइड करती हैं, आपकी हेल्थ को प्रमोट करती हैं, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ चूज कर सको और हेल्दी रह सको। अब हेल्दी नेशंस और हेल्दी वुमेन जो है वो इसी वजह से बनती है, जब वुमेन एक अच्छी है, प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बताए जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट न्यूट्रिशन चॉइस को चूज कर रही है। उसके बाद भी आप उसको डिफरेंट वे से आप अपनी हेल्थ को, अपने नेशंस को आगे लेके जा सकते हो। लाइक अगर आपको कोई पूछे तो आप उसको बता सकती हो, नहीं यार कैल्शियम की तुम्हें कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, ये तुम अगर ये चीज चूज करोगी, बाहर का खाना छोड़ दोगी, तो तुम्हें यहाँ तुम्हारे ये मसले सॉल्व हो सकते हैं। और अगर इस तरह तुम आगे किसी को बताओगे तो हजार सी बात है, आपका भी एहसास होगा, आपकी भी नेकी होगी और अगले वाले को अवेयरनेस भी आ जाएगी, और वो काफी सिम्टम से, काफी डिसीज से बच सकता है। तो ये था मेरा आज का सेशन, जो कि कल और आज का था, और उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा अपकमिंग पोस्टर्स हैं, अपकमिंग जो वेबिनार्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारी डाइटिशियन डॉक्टर जो है वो शाहिदा मोमन जो है वो प्रोवाइड करेंगी। वो आपको मिसकैरेज की टाइप्स और उनके जो इफेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियली और फैमिलीज के ऊपर, वो आपको वो बताएंगी। तो इस सेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, आप वैसे भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारी एकेडमीज के लिंक्स हैं, आप इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस लेने के लिए आप हर वक्त तैयार रहें। जी थैंक्स अलॉट डॉक्टर रीच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक्स। जी इंशाल्लाह हमारी न्यू वर्कशॉप होगी 31 अक्टूबर को, इस मंथ की बिल्कुल लास्ट। तो उसके बाद इंशाल्लाह नवंबर का शेड्यूल जो है वो आप सब लोग के साथ शेयर किया जाएगा। सो आई थिंक सो वाइंड अप करें। अभी इंशाल्लाह ऑफिशियल ग्रुप ओपन किया जाएगा व्हाट्सएप का। तो आप सब लोग कोशिश कीजिए जाके वहाँ पे ना हमें फीडबैक दे दें 2 डेज की वर्कशॉप से रिलेटेड। अलिशा थैंक्स बोल रही हैं। नो प्रॉब्लम वकास। डॉक्टर शाहिदा जी इंशाल्लाह। जी ठीक है, क्या ख्याल है डॉक्टर रीज, वाइंड अप करें क्योंकि नमाज का भी टाइम है ना। जी जी करते हैं। हाँ चलें ठीक है, ओके फिर अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह। न्यू वीक में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।